Okay, ECS is a boon और a curse. ECS एक वरदान है या एक अभिशाप। ये हेडिंग थोड़ी सी अजीब सी लगती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह समझेंगे, जो हम मंथली ECS पॉलिसीज करते हैं वो एक वरदान की तरह साबित हो सकती है अगर एक LIC एजेंट को ये पता है कि वो ECS काम कैसे करता है। और अगर उसको पता नहीं है ये कैसे काम करता है तो उसके लिए ये कर्ज से ज़्यादा कुछ नहीं होगी, एक अभिशाप ही बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे ये ECS जो है वो एक वरदान साबित हो सकता है, या अगर कोई उसको ध्यान से सीरियसली नहीं उसके ऊपर काम करता तो कैसे उसके लिए एक अभिशाप बन सकता है। जब आप कभी किसी कस्टमर से बात करते हैं तो आमतौर पर हम बात करते हैं कि सर हम 5 लाख की पॉलिसी आपको सेल करेंगे या फिर 10 लाख रुपए की पॉलिसी सेल करेंगे जिसका प्रीमियम जो है साल का 25,000 रुपये आता है, या फिर अगर 10 लाख की पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो इसका प्रीमियम जो है साल का 50,000 रुपये आता है साल का। तो किसी भी बंदे के लिए ये एक बड़ी बात हो सकती है, या अगर हम कोई बड़ी पॉलिसी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं कहीं पर, तो उसके लिए हम कह सकते हैं साल का आपका 5 लाख रुपए प्रीमियम आएगा। तो आप देखिए कि जिसकी एबिलिटी 1 करोड़ की पॉलिसी लेने की है वो लाखों में बात करेगा तो शायद उसके लिए बड़ी बात हो जाएगी, या जिसकी हैसियत 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेने के लिए है उसके लिए 50,000 की जो बात करेंगे वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, या जिसकी एबिलिटी 5 लाख रुपए की पॉलिसी लेने के लिए है उसके लिए 25,000 रुपये एकदम देना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं मंथली ECS की, मंथली ECS की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मंथली ECS में आपको सिर्फ 2,000 रुपये महीना ही कस्टमर को कहना है कि सर मात्र 2,000 रुपये महीना ही देना है, और वो भी आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 50,000 की तो आप देखेंगे 50,000 में उसको कह सकते हैं कि सर 4,000 रुपीज़ पर मंथ ही आपको देना है और बाकी तो आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जहाँ लाखों की बात थी उसको अगर हम मंथली में कन्वर्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर ये 45,000 रुपीज़ पर मंथ ही इंस्टॉलमेंट इसकी आएगी। तो कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं साल का प्रीमियम जो है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और आप बड़ा प्रीमियम ले सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर को कैसे बड़े प्रीमियम देने के लिए आप सहमत करते हैं छोटे प्रीमियम की बात करते हुए। सबसे बढ़िया है बहुत सी पॉलिसीज में आप देखेंगे कि मंथली जो मोड है वो होता ही नहीं है। मंथली मोड नहीं होता क्योंकि मंथली मोड में सबसे ज़्यादा पॉलिसियां जो हैं वो लैप्स होती हैं। और मंथली मोड के साथ एक ड्रॉबैक ये भी है, अगर आप किसी की मंथली मोड में पॉलिसी कोई प्लान है अगर उसमें वो मंथली मोड है भी तो मंथली मोड पॉलिसी लेने के लिए पहले 3 महीने का जो प्रीमियम है वो आपको लमसम देना पड़ेगा। उसके बाद से हर मंथ जो है पार्टी को पेमेंट करनी पड़ेगी अपने आप, और उसके ऊपर भी 5% एक्स्ट्रा लगता है। प्रीमियम का 5% एक्स्ट्रा मंथली मोड के ऊपर लगता है। मतलब कहने का ये है कि LIC खुद ही मंथली मोड को डीमोटिवेट करती है। लेकिन वहीं अगर आप ECS कर रहे हैं तो सिर्फ एक पहली इंस्टॉलमेंट 2,000 की हो, 4,000 की हो या 45,000 की हो, उस इंस्टॉलमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ पहली बार एक चेक लेना पड़ता है जो भी अमाउंट का हो, और अगले महीने से इंस्टॉलमेंट उसके बैंक से निकल जाती है। और आपके लिए एक अच्छी बात यह होती है कि महीने दर महीने आपने पिछले महीने काम किया या नहीं किया, आपको हर महीने कमीशन इसकी आती रहेगी। तो अब समझने वाली बात है कि इतना अच्छा जो प्रोफाइल है उसके बाद भी ECS को हम वरदान या कर्ज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक एग्जांपल और आपको देना चाहूंगा। हर व्यक्ति सोचता है, हर LIC एजेंट जो है वो सोचता है कि उसकी जो इनकम है वो मंथली हो, और प्रेफर करता है कि अगर फिक्स इनकम आ जाए तो उससे बेटर क्या होगा। हमने पीछे देखा कि बड़ा प्रीमियम जो है हम मंथली में उठा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर राम है यहाँ पर, LIC एजेंट हैं, इनको मंथली इनकम चाहिए और एक रेगुलर बेसिस पे चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये जब भी किसी इंश्योरेंस क्लाइंट से मिलते हैं तो उसको मंथली के लिए पिच करते हैं, और मान लीजिए इनकी एवरेज जो मंथली इंस्टॉलमेंट आती है वो 3,000 रुपीज़ है।
3000 पर मंथ का ये इंश्योरेंस करते हैं। तो आप देखेंगे साल के 36,000 हो गए, जो मुश्किल है काफ़ी कि आपको एक वन टाइम मिले, लेकिन मंथली ईसीएस में ये 3000 पर मंथ का इंश्योरेंस करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जीवन सरल चलेगी, कोई भी पॉलिसी आप पर मंथ कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉलिसियां जैसे कि आपकी जीवन अंकुर है, जिसमें कि सर्विस टैक्स हर साल बदल सकता है, उस तरह की पॉलिसियों के ऊपर थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, क्योंकि ईसीएस जो है वो एक समान कटना चाहिए, एक समान अमाउंट जो है वो एलआईसी को भेजना चाहिए बैंकों को, और बैंक जो है वो काटेंगे तो परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और गेन करनी पड़ेगी कि जो अंकुर जैसी पॉलिसियां हैं या जिसमें सर्विस टैक्स अलग से पे करना पड़ता है, क्या वो ईसीएस के लिए ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने डीओ से पर्सनल लेवल पे ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए राम है, राम 3000 पर मंथ की इंश्योरेंस करता है, और मान लीजिए पहले महीने में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट मंथ, इन्होंने ऐसे 5 इंश्योरेंस करे, 3000 इंटू 5, तो देखेंगे 15,000 रुपये एलआईसी को मिलने शुरू हो गए हर महीने। सेकेंड मंथ भी ये पेमेंट मिलेगी, थर्ड मंथ भी ये पेमेंट मिलेगी, और फोर्थ मंथ भी ये पेमेंट मिलेगी, और ये मिलती रहेगी। तो 15,000 रुपये अगर मिल रहे हैं तो जो भी कमीशन रेट है 30%, 35% या 25%, तो उसके हिसाब से इसको अगर 30% का लेके चलें तो इसकी 5,000 रुपये की इनकम हो गई फिक्स। हर महीने एलआईसी उनके कस्टमर के बैंक से 15,000, 3-3 हज़ार करके 5 क्लाइंट के अकाउंट से 15,000 रुपये निकालेगी। अगले महीने राम काम कर पाए या ना कर पाए, एलआईसी को 15,000 रुपये मिलेंगे, और एलआईसी को 15,000 अगर मिलते हैं तो राम की 5,000 की कमीशन फिक्स हो गई। अब अगले महीने अगर राम कुछ ज़्यादा कमीशन करता है या प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा देता है, मान लीजिए उसने फिर कोई इंश्योरेंस करे और इस बार 4,000 वाली उसने 4 पॉलिसियां ही करी, तो पहले 15,000 रुपये प्रीमियम जा रहा था, अब यहाँ 16,000 एडिशनल हो गया, तो 31,000 रुपये साल का महीने का प्रीमियम जो है वो एलआईसी में जमा होने लगा। और अब आगे से हर महीने के 31,000 ही एलआईसी को मिलेगा, जब तक कि पूरा साल नहीं हो जाता, तो उसके ऊपर उसको 35% कमीशन मिलती रहेगी, और 35% है 10,000 रुपये। तो अगर ईसीएस आप करते हैं तो आप देखेंगे कि रेगुलर इनकम हमेशा आती रहेगी। अगले महीने आप टाइम दे पाए ना दे पाए, फिर भी आपको जो है इनकम हमेशा आती रहेगी। और अगर आपने ठीक ठाक पॉलिसीज डाल ली, एवरेज प्रीमियम 3 है, और आपने मान लीजिए एक साल के अंदर आपने 100 पॉलिसीज के आसपास अगर डाल ली, तो आप देखिए एलआईसी को 3 लाख रुपए मिलने लगेंगे हर महीने, और आपकी इनकम कहीं ना कहीं 1/3 के हिसाब से देखें तो 1 लाख रुपया महीना होगी, जो कि सैलरी की तरह होगी, जो कि फिक्स होगी, जो कि हर महीने आएगी। तो इस हिसाब से आप ईसीएस की पावर को पहचान सकते हैं, और जो लोग ईसीएस की पावर को पहचानेंगे उनके लिए एक वरदान साबित होगा। अभी हमने जैसे टॉपिक शुरू किया वरदान है या अभिशाप, तो वरदान उनके लिए है जिनको ईसीएस की नॉलेज है, जो समझते हैं कि ईसीएस कैसे काम करता है। जिनको ईसीएस की नॉलेज नहीं है उनके ईसीएस बाउंस हो जाते हैं। बाउंस होंगे तो कस्टमर को पेनल्टी लगती है चेक बाउंस की। अलग अलग बैंकों के अलग अलग चेक बाउंसिंग रेट हैं, तो वहाँ 500 से लेकर 600 रुपये भी होते हैं। जैसे ही ईसीएस बाउंस होता है उनको पेनल्टी लगती है। जब इसका मैं पेनल्टी लगती है, इधर एलआईसी एजेंट जब दोबारा उसको किस्त भरने आता है, एक तो कस्टमर को बैंक पेनल्टी लगी, जो अलग अलग बैंकों का अलग अलग अमाउंट होता है, ये 500-600 रुपये तक भी हो सकता है एचडीएफसी एक्सिस बैंक वगैरह में। दूसरी, जब वो बैक चेक बाउंस होता है तो एलआईसी भी उसके लिए पेमेंट मांगती है, और ये जो पेमेंट है ये 150-125 से लेकर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी हो सकती है। और अगर सीडीए हो गया, चेक बाउंस होता है या ईसीएस बाउंस होता है, तो पेमेंट जब भी जमा होगी वो कैश या फिर डीडी से जमा होगी, आप चेक दोबारा नहीं ले सकते। तीसरा, ये तो कस्टमर को जो पेनल्टीज लगी ये कस्टमर के लिए थी, लेकिन अब एलआईसी एजेंट के को भी एलआईसी नहीं छोड़ती है, क्योंकि एलआईसी मानती है कि अगर एजेंट ने गलती करी है या ईसीएस बाउंस हुआ है तो कहीं ना कहीं एलआईसी एजेंट की भी गलती है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है, उसको उसकी कमीशन के ऊपर जो पेनल्टी एलआईसी को बेयर करनी पड़ी उसमें से भी उसका एक सर्टेन अमाउंट, शायद 125 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, उसकी कमीशन से काट लिया जाएगा। अब
चिंता की बात उन एजेंटों के लिए है जो 500 रुपये मंथली की ईसीएस कर देते हैं पर मंथ। इधर कस्टमर को 600 रुपये 700 रुपये लग गए जब वो पेमेंट करेंगे। दूसरा, इसकी जो कमीशन है अगर 30% भी मैं देखूं तो भी 150 रुपये बनती है, वो एलआईसी ने काट ली, तो उस एजेंट के लिए कोई खास फायदा हुआ नहीं। तो अगर ईसीएस बाउंस होते हैं आपके, और अगर आपके सारी पॉलिसियां ईसीएस से चल रही हैं, 5-7 पॉलिसियां आपने करी और वो ईसीएस से चल रही हैं, और अगर आपने ईसीएस को तरीके से फॉलो नहीं किया, तो आपको इनकम की बजाय पेनल्टीज में ही आपकी सारी इनकम चली जाएगी। तो ईसीएस को अच्छी तरह समझें और उसके बाद ही करें। अब हम बात करते हैं ईसीएस क्या प्रोसीजर हम अपना सकते हैं। एक एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इनकम कम पैसे कमाने की नहीं है। उसको जो पैसा, उसकी जो इनकम आ रही है, उसके लिए अगर वो कस्टमर को थोड़ी सी सर्विस दे सकता है तो कोई नुकसान नहीं होता। अपने आप को वो मंथली अपडेट कर सकता है तो उसमें उसको कोई भारी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, किसी को 20,000 मिल रहे हैं, किसी को 50,000 मिल रहे हैं, किसी को 1,00,000 रुपया मंथली इनकम ईसीएस से हो रही है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि हर महीने जो आपकी ड्यू लिस्ट आती है उसके लिए कम से कम 1 या 2 घंटा आराम से बैठ के देखिए क्यों ईसीएस नहीं चल रहा, क्या रीज़न है, बहुत सारी बातें होती हैं। अब हम बात करते हैं ईसीएस क्या प्रोसीजर है। ये आप देखेंगे कि ये LIC ईसीएस फॉर्म है। जब भी आप कस्टमर के पास जाते हैं और ईसीएस के अंडर पॉलिसी करते हैं तो हमेशा अपना एक ईसीएस फॉर्म साथ रखिए। ये आपको कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ईसीएस फॉर्म आप LIChelpline.com/blog पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं ईसीएस फॉर्म, तो वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें जो ये न्यू ईसीएस फॉर्म है, इसको आप यहाँ से LIC हेल्पलाइन की साइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अपने साथ 2-3 कॉपियाँ हमेशा रखिए अगर आपको ये ईसीएस का जो पॉलिसीज जो हैं ईसीएस मोड के अंडर करनी है तो जब इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सबसे पहले आता है यहाँ पर देखिए कि ये न्यू एप्लीकेशन है या बैंक चेंज कराने के लिए है या कैंसिलेशन के लिए है। एक ही फॉर्म वैलिड होता है, न्यू एप्लीकेशन अगर आप नई पॉलिसी कर रहे हैं उसके लिए भी, बैंक डिटेल चेंज करानी है उसके लिए भी, और कैंसिलेशन करानी है इसके लिए भी। तो उसके बाद आप देखेंगे LIC यूटिलिटी कोड है, यहाँ पर LIC यूटिलिटी कोड है। LIC हमेशा जब भी बैंकों से पैसे मांगती है तो उसका एक यूटिलिटी कोड होता है, और वो कोड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप LIC फॉर्म ईसीएस फॉर्म पे यूटिलिटी कोड नहीं डालेंगे तो शायद आपका ईसीएस चलेगा ही नहीं। और LIC यूटिलिटी कोड है 4009056। ये नंबर आप मोबाइल में नोट कर सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट आप सेव करते हैं वैसे इसको भी आप सेव करके रख सकते हैं यूटिलिटी कोड। ये LIC यूटिलिटी कोड अगर आप सेव करके रखेंगे तो आपका ईसीएस जो है, पहला स्टेप है कि आपको जब आप इसको फॉर्म को भर के ब्रांच में देंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर, प्रपोजल की डिटेल हम नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हमें इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिली नहीं है, पॉलिसी के बारे में है, बाकी चीज़ों के बारे में है। बैंक डिटेल, किस बैंक में अकाउंट है, एक्सिस बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक में अकाउंट है, किसी भी बैंक में अगर अकाउंट है तो वो इन्फॉर्मेशन, उस बैंक का नाम, उस ब्रांच का पूरा एड्रेस, और रिमेंबर अकाउंट होल्डर का नाम। एक बड़ी बात जो आती है अकाउंट होल्डर के नाम के बारे में मैं बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिसी आपने हस्बैंड की करी, एक पॉलिसी आपने वाइफ की करी। 4,000 रुपीज पर मंथ की पॉलिसी आपने वाइफ की करी, 4,000 रुपीज पर मंथ की पॉलिसी आपने हस्बैंड की करी। अकाउंट होल्डर इसमें जो है वो हस्बैंड है, तो हस्बैंड का नाम जो है वहां पर हम लिख देंगे। यहां पर अकाउंट होल्डर में, हालांकि अगर आप हस्बैंड के अकाउंट की पॉलिसी, आप हस्बैंड की पॉलिसी कर रहे हैं और वो उसी के अकाउंट से हैं, तो वहां पर जिसका भी अकाउंट है, ये बड़े ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हस्बैंड के अकाउंट से ईसीएस, जो वाइफ का ईसीएस है, वो डेबिट करवाना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने नाम जो है वो वाइफ का डाल दिया है, तो आपका ईसीएस नहीं जाएगा। जिसका अकाउंट है
उसी के बैंक से पैसा निकलना चाहिए। यहां पर दूसरी चीज जो देखेंगे आप वो है कि अकाउंट सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या कैश क्रेडिट क्या है। तो जो भी अकाउंट है वहां पर कोड दिया हुआ है, यहाँ 10 नंबर सेविंग अकाउंट के लिए, 11 नंबर करंट अकाउंट के लिए और अगेन 11 नंबर जो है वो कैश क्रेडिट के लिए। तो आप यहाँ पर सेविंग या करंट के हिसाब से लिखिए। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, अकाउंट नंबर अपेयरिंग इन द चेक बुक। बहुत ध्यान से एक LIC एजेंट को इन बॉक्सेस में अकाउंट नंबर लिखने की जरूरत है। मैं यहाँ पर एम्फेसाइज करूंगा कि अकाउंट होल्डर का नाम जरूर देखें, अपने हाथ से अकाउंट नंबर भरें और उसको 2 बार चेक करें। 9 डिजिट MICR कोड ऑफ द बैंक ऑफ द ब्रांच, ये उसके बाद बैंक जो चेक होता है उसके नीचे 11 से शुरू होता हुआ, अगर दिल्ली का है बाहर का शुरू होता है तो 9 डिजिट का एक MICR कोड होता है, वो यहाँ पर लिखेंगे और जितना भी मंथली इंस्टॉलमेंट जानी है वो यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द पॉलिसी होल्डर। हस्बैंड की पॉलिसी है तो हस्बैंड के साइन, हस्बैंड का अकाउंट है तो हस्बैंड के दोबारा साइन, लेकिन अगर वाइफ की पॉलिसी है तो वाइफ के साइन, और अगर अकाउंट हस्बैंड का है तो हस्बैंड के साइन यहाँ पर हो जाएंगे। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप LIC में इसको डिपॉजिट करा देंगे। LIC का जो फॉर्म है, प्रपोजल फॉर्म है, उसके साथ आप ECS का जो फर्स्ट पेज है ड्यूली फिल्ड, प्रॉपरली फिल्ड, वो लगा के KYC पूरे नॉर्म करके, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप एक कैंसिल चेक भी साथ लगा देते हैं तो, क्योंकि कैंसिल चेक से सामने वाला जो फॉर एग्जांपल आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है या कुछ भी ऐसा है, और जो ब्रांच में जब इस प्रपोजल फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद ECS का फॉर्म लगाने के बाद आप ब्रांच में डिपॉजिट कराते हैं, तो जब वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड की जाती है और अगर आपकी हैंडराइटिंग के कारण वह अकाउंट देख नहीं पाता, तो कम से कम जो कैंसिल चेक लगा होगा उसकी इंफॉर्मेशन से कैंसिल चेक लगाइए या पासबुक की जो है कॉपी भी लगाइए। कैंसिल चेक और पासबुक की कॉपी से वो कीन करने वाला बंदा जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाल रहा है वो यहाँ से वेरीफाई कर सकता है कि क्या अकाउंट है, तो आपकी इससे हेल्प होगी। ये वाला आप प्रोसीजर जरूर फॉलो करिए। ECS फॉर्म के साथ कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी जरूर लगा दीजिए जिससे कि अकाउंट नंबर क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार हैंडराइटिंग आपकी मैच नहीं करती, तो उससे आपको, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अकाउंट नंबर गलत है तो भी आपका ECS नहीं चलेगा। तो ये प्रोसीजर हुआ LIC की तरफ कि आपने ECS का फॉर्म फिल किया बहुत तरीके से, कैंसिल चेक की कॉपी लगाई, पासबुक की कॉपी लगाई या पासबुक की कॉपी लगाई और आपने फॉर्म ब्रांच में दे दिया। नेक्स्ट स्टेप में जब आप ब्रांच में दे देंगे तो फिर वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स जो है कस्टमर द्वारा साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और भी मैं प्रेफर करूंगा कि ECS फॉर्म की फोटोकॉपी जरूर रखें। कल की डेट में कोई मिस्टेक होती है तो आप उससे आपके लिए इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में हमने अपनी तरफ से अभी तक जो हमने काम किया, ECS फॉर्म फिल किया, कैंसिल चेक लगाया, तो हमने एज एन एजेंट हमने काफ़ी अच्छा काम किया और हमने अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। लेकिन जो कंप्यूटर में फीड करने वाला व्यक्ति है वो भी कई बार हमारी पूरी सावधानियों के बावजूद वो कई बार गलती कर बैठता है और हमारे अकाउंट नंबर में, अकाउंट होल्डर के नाम में कहीं पर भी छोटी सी गलती हो गई तो हमारा ECS नहीं चलेगा। तो एक बार जब पॉलिसी प्रोसेस हो जाती है, आपकी पॉलिसी के ऊपर नंबर लग जाता है, पॉलिसी नंबर इश्यू हो जाता है, तो ECS स्टेटस जरूर निकलवाएं। आपको मंथली इनकम, अच्छे लेवल की इनकम चाहिए तो पॉलिसी का ECS स्टेटस जरूर निकलवाएं और जो ECS फॉर्म की फोटोकॉपी आपने अपने पास रखी है उससे उसको मैच करें, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और अगर मिस्टेक है तो तुरंत LIC शाखा को संपर्क करें और उस ECS की गलती को हटवाएं, क्योंकि अगर ECS में कोई गलती है तो ECS जो है वो नहीं चलेगा। ये लेवल, ये यहाँ पर बात हो गई कि LIC में हमने जो है पूरा प्रोसीजर फॉलो किया। अगर कंप्यूटर में फीड करने वाले व्यक्ति की कोई गलती है तो वो भी हमने ठीक करा दी। अब LIC के रिकॉर्ड्स में हमारे पॉलिसी होल्डर की इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट डली हुई है। स्टेप नंबर 2,
हमने पॉलिसी करी राम की पॉलिसी इश्यू हुई, उसने डॉक्यूमेंट्स दिए, सारा कुछ हुआ, लेकिन बैंक भी सिक्योरिटी रीजन से ये चाहते हैं कि बैंकों को भी इंफॉर्मेशन मिले, कि राम ने बैंक को भी इंफॉर्मेशन मिले कि राम ने पॉलिसी कराई है, 4,000 रुपीज उसके लिए और 4,000 रुपीज उसकी वाइफ के लिए उसके अकाउंट से डेबिट होने हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे जो हमारा ईसीएस फॉर्म है, इसमें पेज नंबर 2 भी है। ये जब आप पॉलिसी कर देते हैं तो आप जरूर ब्रांच से, आपके पास ये पूरा फॉर्म है, पहला फॉर्म आपने ब्रांच में दे दिया, सेकंड फॉर्म यहां पर देखिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ये, जो एलआईसी ब्रांच फॉर द रिसिप्ट ऑफ ईसीएस मैंडेट की एलआईसी जो है ये पॉलिसी होल्डर को हमें देनी होती है। एलआईसी अपने लेवल पे कुछ करे ना करे, लेकिन हमें अपने लेवल पे इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। इस फॉर्म पे आप डिटेल डालेंगे, पॉलिसी होल्डर की डिटेल डालेंगे, मिस्टर राम ऑन दिस एंड दिस प्लेस विद द फॉलोइंग डिटेल। आपके पास अभी पॉलिसी नंबर भी है, प्रीमियम भी है, पॉलिसी नंबर एक से ज्यादा है तो आप यहां पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। प्रपोजल नंबर डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। प्रपोजल नंबर इतना जरूरी नहीं है क्योंकि नई पॉलिसी हमने डाल दी है यहाँ पर। अब जो कॉपी आपके पास है, जो कॉपी आपने ईसीएस फॉर्म की अपने पास फोटोकॉपी करके रखी हुई है, उस फॉर्म से इसको भर सकते हैं। बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, सेविंग बैंक है सेविंग लिखिए, अकाउंट नंबर लिखिए, एमआईसीआर लिखिए, और यहाँ पर एक ब्रांच की स्टैंप आप लगा सकते हैं। आप खुद लगाएं या किसी से लगवा लेंगे ब्रांच में तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये जो कॉपी है वो हम पॉलिसी होल्डर के लिए तैयार कर देंगे कि पॉलिसी होल्डर को कंफर्मेशन मिल जाए कि उसके बैंक से जो है पैसा अब डेबिट होगा उसकी पॉलिसी के लिए। लेकिन हमने इंफॉर्मेशन जो है वो राम को भी दे दी, बिकॉज फॉर्म जो बी कहता है, फॉर्म बी यहाँ पर है, फॉर्म बी के हिसाब से हमने राम को भी इंफॉर्मेशन दे दी। हमने ईसीएस एलआईसी में तो ठीक ठाक चेक कराया, हमने राम को भी इंफॉर्मेशन दे दी है कि सर आपकी जो पॉलिसी है वो आप अब डेबिट होगी। अगर दो अलग अलग पॉलिसियां कर रहे हो जिसमें अकाउंट होल्डर एंड पॉलिसी होल्डर डिफरेंट है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप दो अलग अलग फॉर्म उनको दीजिए। लेकिन अभी भी जो एक थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रह गया, बैंकों को इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं गई है। तो अब इस फॉर्म का जो लोअर पार्ट है वो देखिए, दिस इज ऑथराइजेशन टू द बैंक। एलआईसी जो है वो बैंक को इंफॉर्मेशन भेजती है कि जो कस्टमर है यहाँ पर बैंक नेम, नाम और बैंक एड्रेस और बैंक अकाउंट नंबर, ये सारा जो अपने अपनी कॉपी रखी हुई है ईसीएस फॉर्म की, वहां से आप इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। यहाँ पर यूटिलिटी कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो यूटिलिटी कोड डालिए, क्योंकि एलआईसी जब बैंकों से पैसे मांगती है उस पॉलिसी के लिए तो वो इस यूटिलिटी कोड का इस्तेमाल करती है। अगर ये गलत है तो आपके पॉलिसी जो है, पॉलिसी होल्डर का जो पैसा है वो एलआईसी को नहीं मिलेगा, आपकी पॉलिसी जो है बाउंस हो सकती है। एक पॉलिसी है यहां पर डालिए प्रीमियम एंड मोड, ठीक है। सेम पॉलिसी, दो पॉलिसी, एक से अधिक पॉलिसियां हैं तो वो लिखिए। सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर वो भी जरूरी है यहां पर लिखना, एंड डेट, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप बैंकों को, बेसिकली एलआईसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये बैंकों को भेजें। लेकिन एलआईसी अपने लेवल पे कर रही है जो कर रही है, अगर हम अपना दायित्व नहीं समझेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो शायद परेशानी हमें हो सकती है। तो इसलिए जब एजेंट ये कॉपी, ऊपर वाली कॉपी जो है, जब कस्टमर को देने जाता है, जो कि आपको इमीडिएट रसीद के साथ, जो पहली फ्री प्रीमियम की रसीद आती है उसके साथ ही दे देंगे, तो आपके दो चक्कर नहीं लगेंगे, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो तभी उसी वक्त आपको ये कॉपी भी कस्टमर के हाथ में दे देनी चाहिए और उसको ये बात बता देनी चाहिए कि सर हमने अपनी तरफ से जो बेस्ट प्रोसीजर है वो एलआईसी में आपकी इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन एलआईसी चाहती है, एलआईसी डेफिनेटली फॉलो करती है कि एलआईसी बैंक से पैसा निकलवाएगी, लेकिन कई बार बैंक इस चीज को डिनाई कर देते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि ये एक बून है लेकिन एक वरदान है, तो उसको आप देखिए, बैंक एलआईसी आ रही है, एलआईसी पैसे मांगने आती है, बैंक कहता है मुझे तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे। हालांकि एलआईसी अपने लेवल पर प्रोसीजर कर रही है, एलआईसी ने उसको पोस्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल गई है बैंक को, लेकिन कुछ घटिया बैंक हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिनकी अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो कभी प्रेफर नहीं करेंगे कि उनके कस्टमर्स एलआईसी से पॉलिसी लें।
इसलिए वो किसी न किसी बहाने से बोलेंगे कि हमें तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और वो पॉलिसी का जो पैसा है वो पॉलिसी होल्डर को, जो LIC मांगने आ रही है उस पैसे अंडर द यूटिलिटी कोड 4009056 के अंदर, उसको पैसा नहीं भेजेगी और पॉलिसी बाउंस हो जाएगी और वो पेनल्टी सबको लगेगी। तो इसीलिए आप कस्टमर को कह सकते हैं कि सर LIC तो डेफिनेटली मांगने आती है, लेकिन टू अवॉइड दैट पेनल्टी, अपनी पेनल्टी को भूल जाइए, कस्टमर को पेनल्टी बताइए कि अगर सर ये पेनल्टी आपको लगेगी तो आपको नुकसान होगा और पैसा आगे कैश से जमा होगा, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए परेशानी है। इसीलिए इस फॉर्म को फिल करके इसकी फोटोकॉपी करा के आप बैंक में इसको दीजिए। एक फोटोकॉपी पे आप रिसीविंग अपने पास रखिए, और एक ये पॉलिसी होल्डर के लिए फोटोकॉपी कह रहा हूं मैं, एजेंट के लिए नहीं, क्योंकि अगर पॉलिसी होल्डर के पास फोटोकॉपी होगी रिसीविंग की, कल की डेट में बैंक की तरफ से कोई गलती होती है, अगर बैंक की तरफ से कोई गलती होती है तो उसके लिए पॉलिसी होल्डर बैंक को जाके बोल सकता है कि मेरे बैंक में पैसे थे, मेरे अकाउंट में पैसे थे, तो आपने कैसे मेरी ECS पॉलिसी के लिए डेबिट नहीं किए। अब वो वहां पर बात कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास भी प्रूफ होना चाहिए कि कोई डेबिट स्लिप है नहीं है, कोई उसने बैंक को कुछ दिया है नहीं दिया है। अगर आप इतना सा फॉलो अप कर लेंगे, ठीक है, तो कस्टमर को ये बात क्लियर कर दीजिए कि सर ये बैंक को आपने देनी देनी है। वो कई बार कुछ अड़ियल बैंक्स हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल कोट कर सकता हूं, SBI है, दूसरे बैंक्स हैं, वो कह सकते हैं कि नहीं सर ये LIC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है इस फॉर्म को हमारे पास भेजेंगे। तो कस्टमर यहां पर इंसिस्ट कर सकता है कि बिल्कुल ठीक है LIC भेजेगी, लेकिन 1% अगर LIC नहीं भेजती है तो कम से कम इंफॉर्मेशन, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, और सबसे ऑथेंटिक पर्सन अकाउंट होल्डर है बैंक के लिए। अगर वो खुद जाके कह रहा है कि मेरी पॉलिसी है उसके लिए पैसा डेबिट करना है, तो मुझे नहीं लगता किसी बैंक को कहना चाहिए। तो उसको आप कह सकते हैं कि मैं अगर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और बैंक नहीं ले रहा है, तो उसके लिए उसको बोलिए कि वो लिख के दे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, बैंकिंग इंडस्ट्री हो, या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कहने के लिए बहुत कुछ है बट करते कभी कुछ नहीं है। आप उसके इवन अगर आपको कस्टमर के साथ जाना पड़े तो आप जाइए, लेकिन उसको बताइए कि आप लिख के दीजिए कि आप कस्टमर से ECS की जो फॉर्म की जो रिसीविंग है वो आप नहीं रिसीव करेंगे, LIC भेजेगी। लेकिन यहां पर इंसिस्ट करना जरूरी है। नॉर्मल केसेस में ये नहीं आती है बात, चुपचाप बैंक वाले स्टैंप लगा के कस्टमर पॉलिसी होल्डर को ये चीज दे देते हैं। लेकिन अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा भी मैं एक चीज कहूंगा कि ये जो सारा प्रोसीजर था, अगर आप ठीक ठाक फॉलो करते हैं तो आपकी जो पॉलिसी है वो ठीक ठाक चलेगी, आमतौर पर परेशानी नहीं होती। मैं कहना चाहूंगा आमतौर पर परेशानी नहीं होगी, आपका ECS ठीक ठाक चलेगा। कस्टमर के पास भी बैंक की रिटेन की हुई बैंक की रिसीविंग की फोटोकॉपी है, आपके पास भी बैंक की जो ECS का फॉर्म जो आपने LIC में लगाया था उसकी फोटोकॉपी है, तो सबके पास इंफॉर्मेशन है ना। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ये चेंज करना पड़ता है, ECS चेंज कराना है, बैंक चेंज कराना है, तो भी आप यही फॉर्म देंगे। लेकिन इस बार फॉर्म जब आप देंगे तो ये बैंक चेंज की डिटेल में अगर कभी चेंज कराना पड़ता है तो इस बार आप ये फॉर्म, पहला फॉर्म बैंक से अटेस्ट करवाएंगे, फिर सेम स्टोरी रिपीट होगी, बैंक से अटेस्टेड फॉर्म आएगा हमारे पास फुल्ली फिल्ड। सेकंड फॉर्म जो B है वो हम पॉलिसी होल्डर के लिए भरेंगे, और जो C फॉर्म है वो हम बैंक को भेजेंगे इंफॉर्मेशन के लिए। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर, कि जो तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। ECS की जो फॉर्म की बात आती है, मैंने कहा एक फॉर्म की फोटोकॉपी जो आप ब्रांच में देते हैं एजेंट को अपने पास रखनी चाहिए। यहां से मिलती जुलती एक बात भी कहना चाहूंगा, एजेंट जो है वो साल में मुश्किल से 50-60 पॉलिसियां करता है, और कोई एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग एजेंट है वो शायद 150 से 200 पॉलिसी कर लेता है। इससे ऊपर हार्डली कोई एजेंट है जो पॉलिसी करता है। अगर वो करता भी है तो अनएथिकल सोर्सेज होते हैं, कुछ उसने गलत किया होता है, या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसका काम करने का तरीका, अदरवाइज इससे ज्यादा ऊपर नहीं होता। LIC में सारी फैसिलिटीज हैं, आप कभी भी चाहेंगे रिवाइवल मिल जाएगा, आपके फोन की फोटो को भी स्कैन कर दी जाती है, सारा कुछ होता है। लेकिन फिर भी अगर इंटेलिजेंट एजेंट है, अगर स्मार्ट एजेंट है, तो वो क्या करेगा कि उसने 300 नंबर फॉर्म फिल किया है,
पूरी तरह से फॉर्म फिल करेगा। डॉक्यूमेंट्स कस्टमर के लगाए हुए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से हुए। ईसीएस का फॉर्म है, सिर्फ ईसीएस की फॉर्म की फोटोकॉपी ना कराएं। मैं प्रेफर करूंगा कि आजकल मार्केट में कुछ ऐसी फाइलें मिलती हैं, ट्रांसपेरेंट लीफ वाली फाइलें मिलती हैं, जो जिसमें 50 पॉलिसी आ सकती है, 50 लीफ होते हैं, 100 लीफ भी होते हैं। आप साल की एक फाइल ले लीजिए, ना सिर्फ ईसीएस फॉर्म बल्कि हर चीज, 300 नंबर फॉर्म की फोटोकॉपी भी। इससे पता होगा कि उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, इसकी हाइट वेट क्या है, वो क्या करता था, कभी पॉलिसी लैप्स हो गई तो आप वो इंफॉर्मेशन यूज करके उस पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कल की डेट में अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है या कुछ भी आपने डुप्लीकेट बॉन्ड बनवाना है या कुछ भी बनवाना है, आप बार बार कस्टमर के पीछे नहीं भागेंगे, आपके पास वो फॉर्म डॉक्यूमेंट्स होंगे और वो आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। ईसीएस फॉर्म है वो आपके पास है, तो बेसिकली अगर आप एक फाइल भी यूज करेंगे तो वो साल भर भी निकाल सकती है। अगर आप बहुत अच्छे काम करने वाले एजेंट हैं तो 2 फाइलें लगेंगी साल की। लेकिन जितने इंडिपेंडेंट आप फील करेंगे, जितने कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे एलआईसी के बारे में, फिर आप दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे। अदरवाइज आप ब्रांच में आएंगे, वो कहेंगे वो ईसीएस की डिटेल नहीं दे रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, वो रिवाइवल नहीं कर रहा है, ईसीएस में इमेज नहीं आ रही है, ईडीएमएस में इमेज नहीं आ रही है, पता नहीं बंदा क्या करता है, साइन कैसे थे, क्या कहानी थी, हाइट वेट क्या था। तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स में उलझ जाएंगे। ईसीएस नहीं बात कर रहा मैं पूरे फॉर्म की बात कर रहा हूं। ईसीएस के अलावा पूरा फॉर्म ही फोटोकॉपी कराइए, एक उसको स्टेपल कीजिए और फाइल में लीफ इंडेक्स बनाइए कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, और उनको पेजेस वाइज जो है हर लीफ के अंदर एक एक पूरी सेट जो है वो डालते चले जाइए। ये आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा जो आपके घर पे होगा। आपको एलआईसी में बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह की परेशानी होगी, आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे और आप आसानी से पॉलिसी कर पाएंगे और इसका फायदा उठा सकेंगे। तो ये जो बेसिक प्रोसीजर था, ये ईसीएस शुरू होने से लेकर आखिरी लेवल तक जाने का प्रोसीजर था। अब हम बात करते हैं ईसीएस के बारे में, कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि कुछ इन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशन देखो, यहां पर इन्होंने इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। अगर आप पेज 3 पे जाएंगे तो भी आप देखेंगे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन है। ईसीएस मैंडेट फॉर्म का 3रा पेज की गाइडेंस है, कहाँ क्या डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट बैंक कोड वगैरह सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है। अगर ईसीएस का जो नया फॉर्म आप lichehelpline.com/blog से अगर डाउनलोड करते हैं तो ये आपको यहाँ पर देखिए एमआईसीआर के बारे में भी क्लियर इंफॉर्मेशन लिखी है कि एमआईसीआर 00 से शुरू नहीं होना चाहिए। अगर वो 00 से शुरू होता है तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट एमआईसीआर नंबर नहीं है। आपको उसकी पासबुक, बैंक स्टेटमेंट को कंसल्ट करने की जरूरत है। अब देखिए ईसीएस की, यहां पर देखिए ईसीएस पॉलिसी शुरुआत में, एनबी स्टेज का मतलब होता है न्यू बिजनेस, जब भी एलआईसी में आता है तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं। और पॉलिसी एक बार पूरी हो जाए तो पॉलिसी सर्विस स्टेज में आपको कभी ईसीएस मोड बदलवाना पड़ता है, वो बदलवा सकते हैं। अगर ईसी मंथली मोड में जाएंगे तो 5% एक्स्ट्रा लगेगा। और हाँ, ड्यू डेट वगैरह के लिए अगर कभी बाउंस हो जाता है तो आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। ईसीएस फॉर्म कैन बी सबमिटेड एनी एलआईसी ब्रांच, ठीक, किसी भी ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। मैं इस बात पे आर्गुमेंट नहीं करूंगा, ना आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप किसी दूसरी ब्रांच में जाके आर्गुमेंट करें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। डिपेंड करता है एलआईसी लोगों की मेंटालिटी क्या है। अभी वहां काम कर रहे, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। डेबिट डेट 7, 15 और 28 3 डेट ली गई हैं। 1 से 7 का जो भी अगर आपने पॉलिसी कराई है, पॉलिसी नंबर 1 से 7 के बीच में इश्यू हुआ तो 7 को डेबिट होगा। 8 से 15 के बीच में आपने पॉलिसी कराई तो 15 को डेबिट होगा। 16 से 31 की पॉलिसी है तो 28 को वो डेबिट होगा। इसमें देयर इज नो ऑप्शन टू चूज एनी डेबिट डेट एट प्रेजेंट। कंप्लीट ग्रेस पीरियड जो होता है वो ऐसा नहीं है कि इस डेट में आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो ईसीएस यहाँ पर देखिए एक जो बड़ी बात है, ईसीएस पॉलिसी का अगर बाउंस हो जाती है या चेक बाउंस हो जाता है तो किसी तरह के दूसरे ऑल्टरनेट चैनल, इंटरनेट से पेमेंट नहीं होगी, किसी एजेंट के पास अगर पॉलिसी काउंटर है तो उससे पेमेंट नहीं होगी, एसबीआई के पास किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कैश काउंटर पर ही पेमेंट होगी। ये पॉइंट भी सोचने वाली बात है। ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं होगा, उन लोगों का ईसीएस कभी ना करें जिनके बैंक में पैसे नहीं होते। एटलीस्ट काफी सारा पैसा पड़ा होना चाहिए, क्योंकि एलआईसी बैंकों को भी अगर ये लगता है
कि हाँ जी थोड़ा सा पैसा है और वो पैसा डालेगा, तो बैंक वाले भी पहले ही अपने जो इनवॉइसेस वगैरह है वो बना के तैयार करके रखते हैं, और पैसे होने के बावजूद भी उसको बाउंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मोड जो है, रिसिप्ट में भी रिसीव्ड इन 15-20 डेज, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। मैं अगर आप इन इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, और आप काफ़ी अच्छी तरह से जो है अपनी ईसीएस पॉलिसी का मजा उठा पाएंगे। इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी कहना चाहूंगा जो एक स्टेप बियॉन्ड है। जब भी कस्टमर जाता है, बैंक वाले कुछ भी आनाकानी करते हैं, तो अगर आपने कहा लिख के दीजिए कि आप पॉलिसी होल्डर से ये ईसीएस मैंडेट फॉर्म जो है वो रिसीव नहीं करेंगे, तो वो कभी लिख के देगा नहीं, क्योंकि वो उसे भी पता है कि वो उसको सही बात नहीं बोल रहा, वो एथिकल नहीं है, वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अगर बाई चांस कभी लिख के देता है तो भी आप आरबीआई की साइट पे विजिट करिए। अगर कभी ऐसा प्रूफ आपको मिल जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक जो कस्टमर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल सेल होता है, जिसके जो हेड होते हैं वो ओम्बड्समैन होते हैं, ओम्बड्समैन। आप यहाँ पर उनकी शिकायत करेंगे तो आपको की जो शिकायत का है वो निपटारा होगा। अब आपको मैं फॉर्म दिखाता हूँ कैसे आप प्रोसीजर कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने rbi.org, ये देखिए जो हाईलाइट होगी, rbi.org कॉमन मैन इंग्लिश स्क्रिप्ट अगेंस्ट बैंक.s। अगर कभी ऐसा होता है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक में आएंगे, कंप्लेंट फॉर्म को ओपन करेंगे तो ये कहेंगे हैव यू मेड अ रिटर्न कंप्लेंट टू द बैंक, आपने रिटर्न कंप्लेंट बैंक को दी। मतलब कहने का ये है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि बैंक नहीं मानता, तो आप रिटर्न लेटर, हर बैंक में एक जो कंप्लेंट रजिस्टर होता है, वहां अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो उसके बाद ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने रिटर्न कंप्लेंट की है तो येस में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अगर आपने रिटर्न कंप्लेंट नहीं की है तो नो डालेंगे। यहाँ पर लिखें योर कंप्लेंट इज रीडायरेक्टेड टू द बैंक टू फॉर द रिड्रेसल, यू मे फॉलो अप विद द बैंक। अगर आपने पहले फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपका ईसीएस जो लेने से मना कर दिया, तो आप उस वहीं पर जो बुक होती है कंप्लेंट बुक, वहां पर उसको बोलेंगे कि वो कंप्लेंट बुक दीजिए, हम वहां पर रजिस्टर करेंगे अपनी कंप्लेंट। अगर आपने नहीं दी तो बैंक जो आरबीआई भी है वो भी उन्हीं बैंक को बोलेगा और किसी और को नहीं बोलेगा। लेकिन आप चाहिए, आपको ये जो चीज जरूरी है वो मैं आपको कहना चाहूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे ही बैंक वाले अगर कभी मना करते हैं तो आप वहां पर कंप्लेंट करिए। कंप्लेंट चाहे प्लेन पेपर पे हो या रजिस्टर पे हो, किसी तरह की भी कंप्लेंट हो, उसकी रिसीविंग आपके पास होनी चाहिए। रिसीविंग नहीं है तो पता चला कि आपने जो कोई कंप्लेंट थी उसने उसको फाड़ के फेंक दिया, उसको कोई ऑनर नहीं किया। कभी भी अगर आप उस कंप्लेंट को करते हैं तो वो चीज़ है। कंप्लेंट की अगर आपके पास फोटोकॉपी होगी तो आप देखेंगे कि जिस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं वहां पर भी वो कंप्लेंट डालनी पड़ती है। यहां पर देखिए आपने किया कि हाँ हमने रिटर्न कंप्लेंट कर दी है, यस, ठीक है। तो इफ यस वेदर 30 डेज आर ओवर, उस कंप्लेंट के बाद 30 दिन का टाइम उनको मिलता है, जो कस्टमर को मिलता है कि वो उस कंप्लेंट को जो है वो रिवाइव कराए। अगर वो रिवाइव कराता है, नहीं कराता है, तो उसके लिए आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे चलेंगे। क्या 30 डेज हो गए हैं? हाँ 30 डेज हो गए हैं। मतलब कहने का ये है कि या तो 30 डेज का टाइम हो, बेसिकली बैंक को टाइम दिया जाता है कि वो उसको करे। अब आप यहाँ पर देखिए कि बैंक का नाम क्या है, ठीक है, अकाउंट नंबर क्या है, नेम ऑफ द कंप्लेंट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और उसका स्टेटस चेक करिए, चेक कंप्लेंट। तो ये आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, लेकिन कर कौन सकता है? जिसको नॉलेज है। एक बार आपने कंप्लेंट कर दी, दोबारा कभी जिंदगी में ईसीएस बाउंस नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमने काफी इंफॉर्मेशन इसके बारे में ले ली है कि ईसीएस कैसे चलवाना चाहिए, ईसीएस का क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो ईसीएस का जो ओम्बड्समैन है उसको हम कंप्लेन कर सकते हैं, आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं, और फिर इतनी इंफॉर्मेशन अगर इतना हम फॉलो अप कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ईसीएस सिर्फ और सिर्फ एक बून ही होगा। ईसीएस विल always be a boon for agents। वो सिर्फ एक अभिशाप नहीं, सिर्फ एक बून ही होगा, एजेंट्स के लिए भी, पॉलिसी होल्डर के लिए भी, और सबके लिए।
ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू।